हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईआईटी जेईई के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। काफ़ी दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम नज़दीक है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए भी आप बताएं, कुछ ट्रिक्स बताएं और कुछ ऐसा बताएं जो हमारे पेपर के लिए हमें कुछ मदद कर सके। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो में डेडिकेट करता हूँ आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और उसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे सदा ही उम्मीद रहती है यहाँ से क्वेश्चंस आने की। उसी क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स की मैं इसको डेडिकेट कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स ही डिस्कस करूँगा। कोशिश करूंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के ज़्यादातर कंसेप्टों को मैं रिवाइज भी करा दूं और आपको बता भी दूं कि क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या उसमें फ्यूचर स्कोप है। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी जेईई का, उसे मैं लूँगा और क्वेश्चन ही नहीं लूँगा, उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करके दूंगा कि फर्दर क्या क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऐसी वीडियो हैं वो आपको निश्चित तौर से लाभ देंगी और आपको जो कंसेप्ट हैं उन्हें समझने में आसानी देंगी और जब आप पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें फ्री पार्टिकल बता रखा है, मास और रीजन लेंथ एल के अंदर एक कन्फाइंड है। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद साइनसॉइडल दिखा रखी है। एनर्जी इसमें पूछी थी कि पार्टिकल की एनर्जी बताएं। तो एक हमारे पास में जो सबसे मेन तरीका इसका होता है उसमें ये देख लें कि जो पार्टिकल है उसके अंदर कुल कितने लूप बने हैं। अगर हमारे जितने लूपों की संख्या होती है, क्वांटम नंबर की संख्या जो है वो हमारी उतनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस बॉक्स को ऐसे बंद कर दें तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 3 लूप बने। तो n की जो वैल्यू है जितने लूप हों उतनी वैल्यू ले लें। तो n की वैल्यू को जैसे हम 3 लेंगे, क्योंकि अगर साथ साथ ये भी याद रखें कि जो पार्टिकल 1 डायमेंशंस बॉक्स में जब होता है तो इस तरीका से रहता है कि जो पहला जो वेव फंक्शन होता है उसका इस तरीका से आता है। सेकेंड जो वेव फंक्शन हमें मिलता है, सेकंड वेव फंक्शन मैं मॉड स्क्वायर लिए लेता हूँ, बल्कि उसमें इस तरीका के 2 लूप हमें मिलते हैं और नेक्स्ट वाले में हमें 3 लूप मिलते हैं। तो ये n बराबर 1 के अंदर ये मॉड साई स्क्वायर का मैं कर्व खींच रहा हूँ, सब में ये मॉड साई स्क्वायर है और यहाँ x बराबर 0 से लेकर l तक है। अगली बार जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 लूप आएंगे 1 2 3 और ये लूप जो होते हैं वो इक्वल उसके आते हैं। इक्वल जो है इनका जो साइज है वो सबका सेम रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो वेव है इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाता है, लेकिन जो मॉड साई स्क्वायर होता है वो सदा जो है केवल पॉजिटिव उसमें होता है। तो यहाँ पे 3 लूप हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। एनर्जी की जो वैल्यू होती है इसके अंदर वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। तो ये एनर्जी की वैल्यू इसमें पूछी थी। तो जितने लूप्स हों, 1 लूप 2 लूप और 3 लूप, तो यहाँ पे n की 3 वैल्यू रख दें तो आंसर हमें आसानी से 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर इसका आंसर मार्क कर देंगे। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन में से नहीं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। साथ साथ ये भी याद रखें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो होती है वो 2l अपॉन n के इक्वल होती है। ये यहाँ पे ये भी याद रखें। और यहाँ अगर हम n की संख्या देखें, n ये इंटीजर्स होता है तो l जो रहता है यहाँ पे वो लेंथ n लैम्डा बाई 2 हमारा रहता है। n जो है वो क्वांटम नंबर यहाँ नोट होता है और यहाँ अगर हम n की वैल्यू को हमें पता चल जाती है यहाँ से तो हमें लैम्डा बराबर 2l अपॉन n से सीधी वैल्यू पता चलती है कि जो हमारा लैम्डा है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कई बार लेंथ दे देता है और n दे देता, लैम्डा पूछ लेता, तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा यहाँ कि अगर हम नोट, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, ये हमारे कहलाते हैं यहाँ पे नोट कहलाते हैं और ये हमारे एंटी नोट कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में इसी में पूछने लगे कि नोटों की संख्या बताइए, नोट कितने हैं, तो नोट आप बताएंगे। नोट तो 1 2 3 और 4 है। तो नोटों की संख्या अगर इनको पूछता है, इनको मतलब जो हमारे बॉक्स है उसकी किस चीज़ को पूछ लेता है, बॉक्स की ये भी पूछ लेता है कि जो बॉक्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी हमें नोट में कंसीडर करना है। तो संख्या बताएंगे 1 2 3 4। और अगर नोट्स पूछते हैं कि हमें वोल्ट्स वाली संख्याओं को नहीं लेना है तो 2 आंसर बार करेंगे, 1 और 2। एंटी नोट अगर इसी में पूछता है तो 1 2 और 3 ये हमारे एंटी नोट्स होंगे। तो ये भी याद रखें। एंटी नोट्स पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है। एक क्वेश्चन इस पर मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ आईआईटी जेईई के लिए वो है कि पाए जाने की प्रायिकता किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है। तो n बराबर 1 में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता x बराबर l/2 पर मैक्सिमम होती है।
n बराबर 2 में पाए जाने की प्रायिकता x बराबर L/4 और 3L/4 पे मैक्सिमम होती है। ये प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम पाए जाने की। ये L/4, ये हमारा 3L/4। ऐसे ही आगे हमारा L/6 आ जाएगा। यहाँ L/6 पे होगी n बराबर 3 में, यहाँ पे L/2 पे होगी और ये हमारा 5L/6 पे होगी। तो ये याद रखें, ये तीनों क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ इसमें 2-3 बातें मैं और भी बता रहा हूँ जो हमारी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का एक्सप्रेशन से याद रखें। साथ साथ इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा वो है कि अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि आप मोमेंटम बताइए, पी पॉजिटिव मोमेंटम की संभावना क्या है, तो पी पॉजिटिव मोमेंटम की वैल्यू जो होती है यहाँ n πh/L होती है। तो आंसर यहाँ आता 3πh/L। जब पार्टिकल इधर से इधर जाएगा तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जब वॉल से टकराएगा वापस आएगा, अगर वहाँ मोमेंटम पूछता है तो इसी वैल्यू को -3πh/L लिखें। तो ये दोनों चीज़ें भी पूछ सकता है। तो इसे पॉजिटिव मोमेंटम ये और नेगेटिव मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखें। यहाँ -n/h/L होगा जब पार्टिकल वॉल से टकरा के x बराबर L से वापस आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ इसमें ये भी याद रखें कि एक्सपेक्टेशन x अगर एवरेज पूछता है तो L/2 होता है। एवरेज मोमेंटम अगर यहाँ पूछता है तो वो हम याद रखें वो 0 होता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि एक्सपेक्टेशन p² की जो वैल्यू होती है वो 2m होती है। ई की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें इसके अंदर कि इनमें से कोई सा भी वैल्यू अगर पूछता है, एक जो उम्मीद मुझे इसकी कम है लेकिन इसको भी याद कर जाना, L²/3 -L²/2n² होती है। तो ये 4 फॉर्मूले याद कर जाना, ये इंपॉर्टेंट है चारों फॉर्मूले। और प्रायिकताएँ कहाँ कहाँ मैक्सिमम है इसको भी देख जाएँ। साथ साथ वेव फंक्शन मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि साई की जो वैल्यू होती है वो पार्टिकल इन बॉक्स में √2/L sin nπx/L होती है। ये तो आपको याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो इसको जरूर याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि बॉक्स अगर -L/2 और L/2 के बीच में है तो सॉल्यूशंस जो है कोसाइन और साइन दोनों होते हैं। अगर पार्टिकल x बराबर 0 से L के बीच है तो केवल और केवल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा साइन सॉल्यूशन होता है। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखें कि जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है तो वेव फंक्शन हमारा 0 होता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का मैं रिवीजन दे रहा था, पार्टिकल इन बॉक्स पर जो क्वेश्चन आया था उसे बता रहा था। आपको करना यही है, करना क्या है कि लास्ट मिनट पे तेजी के साथ जो क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ें तेजी से रिवाइज कर लें। बेसिकली इससे ये एडवांटेज होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छा रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है पेपर में। क्वेश्चन इसी के आसपास आते हैं। पार्टिकल इन बॉक्स एक और टॉपिक रहता है, लगातार उसी को मैंने प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया। एक क्वेश्चंस जो मैं इसे कंसेप्ट नंबर 2 में लूँगा, लगातार पूछता है कि पार्टिकल को फिल कराता है, पार्टिकल को फिल करना है और फिल जो कराता है वो इन्हें बॉक्स में फिल कराता है। मैं इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान कर चलता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखा है रेगुलर पूछा ही जाता है। तो इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ ने सीखे होंगे, कुछ ने नहीं सीखे हैं तो वो सीखें और फिर रिवीजन भी इसे मैं कहूँगा क्योंकि जिन्होंने सीख लिया है उनको रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा पार्टिकल इन बॉक्स का पहले ले लें, x बराबर 0 से लेकर x बराबर L। अब इसमें पहली जो स्टेट है वो हम सब जानते हैं n बराबर 1 होगी, क्वांटम नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। फिर हमारी एनर्जी होगी n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी और फिर होगी हमारी आगे, मैं केवल n बराबर 3 तक जा रहा हूँ लेकिन पैटर्न में बताऊंगा कि 4 का भी आएगा तो भी कैसे करेंगे। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब इसमें क्या है कि पार्टिकल को कहता है, कई बार तो फिल करने के लिए कहता है कि बोसॉन है, कि बोसॉन पार्टिकल है तब कैसे फिल करें, और कई बार कहता है फर्मियंस है। तो ये दोनों तरीका के क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। फर्मियंस में 2 तरीका से पूछता है, नॉन स्पिन मतलब स्पिन हमें कंसीडर नहीं करनी है, और एक हमें कहता है कि स्पिन को कंसीडर करना है। तो ये 3 तरीका के क्वेश्चंस इस पर ज़्यादातर आस्क किए जाते हैं। तो मैं तीनों को डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आपके कैसे सॉल्व करें। सपोज क्या कहता है कि हमारा एक पार्टिकल है और एक बोसॉन है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कहता है एक बोसॉन है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, तो उस बोसॉन को आप ग्राउंड स्टेट में यहाँ रख देंगे तो आपके लिए आंसर बहुत ईजी हो गया। आंसर इसका हो जाएगा En का हमें फॉर्मूला पता ही है, वो होता है हमारा n² π² h/2ml²। ये फॉर्मूला होता है। n बराबर 1 में रख देंगे इसे तो एनर्जी हमें पता चलेगी। अगर हमारा कहता है कि इसी पार्टिकल की एक्साइटेड एनर्जी निकालो तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रख देंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे। n बराबर 3 में पूछता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे इस पार्टिकल को यहाँ पहुँचा देंगे तो हमारे पास 9 π² h/2 2ml² है। तो पहला जो हमारे 2 पार्टिकल हैं
फिर उस पर क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर 2 बोसोन को कहता है तब हम कैसे भरें। तो अगर 2 बोसोनों को कहता है तो 2 बोसोनों को आप भर सकते हैं। क्या करें कि अगर 2 बोसोन है, पहले मैंने 1 लिया था तो 1 को समझाया, अब 2 को समझाता हूं। 2 को कैसे फिल करेंगे, तो 2 को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 2 बोसोन है तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दें। तो एनर्जी इनकी अगर पहले स्टेट में E1 मान लें हम एनर्जी एक पार्टिकल की, तो यहाँ पर एनर्जी सिंपली 2E1 हो जाएगी। अब अगर हमसे कहता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताइए दोनों बोसोनों की, तो ग्राउंड स्टेट के लिए इसकी E1 n को 1 रख के ले लें और इसकी भी E1, तो दोनों की जुड़ के कितनी हो जाएगी 2E1। अब उसको कहता है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट में बताएं इनकी एनर्जी कितनी होगी। तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में दोनों को ग्राउंड में ना रखें, इस पार्टिकल को कहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ। अब जो एनर्जी आ जाए वो इसकी फर्स्ट एक्साइट स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो एनर्जी इस वाले की तो E1 होगी पहले वाले की, और यहाँ पे इस वाले की एनर्जी हो जाएगी 4E1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5E1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 के लिए मैं कह रहा हूँ, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं 2 बोसोन। फिर मैं 3 तक जाऊँगा, फिर आगे के लिए स्कोप छोड़ दूंगा कि आप आगे के कैसे करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आएगा बच्चों सेकंड एक्साइट स्टेट, कि सेकंड एक्साइट स्टेट में हम पार्टिकलों को कैसे भरें। तो अब सेकंड एक्साइट स्टेट में आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, इसको तो ग्राउंड में ही रखें। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पार्टिकल को यहाँ ले जाएं या तो इस पार्टिकल को यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ रहने दें, या आप क्या कर सकते हैं इस पार्टिकल को भी यहाँ ले आएं। उन दोनों केसों में देख लें कि एनर्जी किस केस के अंदर हमारी कम बन रही है। जैसे क्या किया आपने, इस पार्टिकल को आप यहीं पर रखा और आपने इसको यहाँ पहुँचा दिया। अगर इस पार्टिकल को आप यहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो इसकी एनर्जी तो 9E1 होगी। क्यों होगी, E1 तो हमारी ये वैल्यू है, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9E1 हो जाएगी। ये एनर्जी इसकी E1 है तो ये वैल्यू हमारी 10E1 बन गई इस केस में, जब हमने क्या किया है इस पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए। और अगर हम इस वाले एक पार्टिकल हमारे यहाँ ऑलरेडी था और इस वाले पार्टिकल को हम यहाँ ले आते, किसके लिए, सेकंड एक्साइट स्टेट के लिए, तो ये एनर्जी देखें कितनी बनी। तो ये हमारी इसकी जो एनर्जी है एक की 4E1 होगी और दूसरे की भी 4E1 होगी, क्योंकि n को 2 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8E1। तो आपके लिए ये बेस्ट विकल्प है कि आप दोनों पार्टिकल को यहाँ रखें, ना कि इसकी जगह पे। फिर आपके पास नेक्स्ट विकल्प क्या होगा, एक पार्टिकल को तो यहाँ रखें और एक पार्टिकल को यहाँ ले जाएं, तो यहाँ एनर्जी हमारी ये बन जाएगी। तो ये एनर्जी हमारी किस केस में बनी, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनी। तो ये हमारे पास आंसर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी बन के आएगी वो हमारी आ जाएगी 10E1। इस तरीक़ा से एनर्जी होंगी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2 पार्टिकलों की जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में कितनी बनेगी, अगर वो बोसोन है, सेकंड में कितनी बनेगी, थर्ड में कितनी बनेगी। एक तो यही पूछ लेगा, साथ साथ आपके पास और भी स्कोप है क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन को पूछने का ये भी स्कोप है कि पहले जो 3 एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जी का सम निकालिए। तो आपको निकालने आ गए हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 2E1 है, फर्स्ट एक्साइट की पता, सेकंड की पता है, सबको ऐड कर दें, आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीका से क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा देते हैं, अगर बोसोन की संख्या 3 हो, अगर 3 हो तो हम कैसे सॉल्व करें, तो उसको भी मैं समझाता हूं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लगातार क्वेश्चंस आते हैं। अगर IIT जेम में एक क्वेश्चंस मैंने रेगुलर देखा है तो इन स्टेटों की फिलिंग का क्वेश्चन देखा है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं सिखाता हूं आपको कि फर्मियोन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बोसोन के कैसे सॉल्व करोगे, पार्टिकल अगर 2 हैं तब कैसे सॉल्व करोगे, 3 है तब कैसे सॉल्व करोगे, और अगर और ज़्यादा संख्या है तो उसी तरीका से सॉल्व करोगे। अब हम लेकर चलते हैं पार्टिकल में बॉक्स के अंदर ही 3 बोसोनों को हमें भरना है और हमें एनर्जी निकालनी है। तो n बराबर 1 में पहले सबसे पहले क्या करें, तीनों को रख दें। एक की एनर्जी हमारी कितनी है, E1। एनर्जी का फॉर्मूला तो आप ऑलवेज याद ही रखेंगे, वो हमारा रहेगा n² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml²। उसके बाद आपको क्या करना है कि n बराबर 1 इसमें रखना है, तो ये एनर्जी पहली स्टेज में n बराबर 1 में एनर्जी E1 आ जाएगी और E1 की वैल्यू होती है यहाँ पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ml²। अगर अब ये कहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इनकी कितनी होगी, तो तीनों बोसोन एक स्टेट में आ सकते हैं। याद रखें बोसोन सदा एक स्टेट में रहना पसंद करते हैं, फर्मियोन्स नहीं करते। फर्मियोन्स बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं, बोसोन को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन नहीं करना पड़ता। इसलिए बोसोन्स जो होते हैं वो एक स्टेट में रहना पसंद करते हैं, जबकि जो फर्मियोन्स हैं वो एक स्टेट में रहना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई तीनों बोसोन की, वो 3E1 आ गई। क्यों, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E1, तो 3E1 आ गई। अब वो कहता है कि हमें जो क्वेश्चंस के अंदर पूछता है FES निकालो। FES का मतलब फर्स्ट एक्साइट स्टेट। तो आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल को यहाँ ले जाएं, इस एनर्जी स्टेट इसकी E1 है, ये 4E1 है। अगली जो इससे आगे वाली स्टेट होगी n बराबर 3, उसमें 9E1 होगी। तो
तो ये एनर्जी के ऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर वो कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालें तो 2E1 तो इसकी हो गई दोनों की, और इस वाले की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4E1। तो आंसर आपका हो जाएगा 6E1। ये आप किसके लिए कर रहे हैं, 3 बोसॉन के लिए। ये 3 बोसॉन का केस है। अब आपके पास ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब आपको सोचना है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आप सोचें कि भाई हमारे पास विकल्प क्या है। एक तो देखो विकल्प हमारे पास यही है कि ये दोनों पार्टिकल हम रखें, इस वाले को यहाँ ले जाएं। एक विकल्प तो ये है, या क्या करें, इसमें से एक पार्टिकल को यहाँ ले जाएं, उसमें देख लें एनर्जी कौन से केस में कितनी बन रही है। तो दोनों केसेज को मैं देखता हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट के को। एक तो मैं केस लेकर चलता हूँ, देखो ध्यान से सुने इस बात को। एक तो मैं केस लूँगा ऐसा कि पार्टिकल कैसे हों। एक तो ये पहले स्टेट दिखाई रहा हूँ मैं ऑलरेडी। तो पहले केस के अंदर मैं क्या लेकर चल रहा हूँ कि 2 पार्टिकल मैंने यहाँ रखे और एक पार्टिकल मैंने यहाँ रखा। इनकी दोनों की एनर्जी तो बच्चों हो गई 2E1, और इसकी जो एनर्जी हो गई इस स्टेट वाले की ये 9E1 हो गई। तो यहाँ अगर इन दोनों एनर्जियों का सम करोगे तो ये कितना आ गया, 11E1 आ गया। अब दूसरा मेरे पास में क्या विकल्प था, एक मेरे पास और भी विकल्प था। मैं क्या करता कि यहाँ पे इस वाले पार्टिकल को यहाँ पे ले जाता, इस वाले को यहाँ ना रख के, इस वाली स्टेट में ना रख के जो मैंने इसमें रखा है, इस वाले को एक को तो यहाँ रखता और 2 को यहाँ रखता। तो यहाँ पे कितनी 8E1 तो एनर्जी इसकी हो जाती है, E1 इसकी हो जाती। तो यहाँ इस केस में एनर्जी कितनी होती, 9E1। इस केस में एनर्जी हमारी कितनी बनकर आ रही है बच्चों, इसमें आ रही है 11E1। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो हमारी बनी वो बनी हमारी 11E1 की। और उससे आगे का जो एनर्जी लेवल है नहीं, ये जो हमारे पास एनर्जी कितनी बनी है यहाँ पे 8E1 + E1 9E1। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की 9E1 हो गई, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट की वो हमारी 11E1 हो गई। आया हो क्वेश्चन है, ये इस बार पूछा गया था गेट के एग्जाम में। तो मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए इसी में, पहले एक पार्टिकल का बताया बोसॉन का, फिर सेकंड का बताया, और फिर 3 बोसॉन का बताया, और 3 बोसॉन को फिर करना सिखाया। अब अगर हमारे पास 4 बोसॉन कह देता है तो पहले ग्राउंड स्टेट के लिए तो चारों को ग्राउंड में रख दो, एनर्जी 4E1 हो जाएगी। अब हमसे कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी चाहिए, तो क्या करें, 3 को तो n = 1 में रखें, एक को n = 2 में रखें। तो जो 3 रखेंगे 3E1 उनकी एनर्जी हो जाएगी, और अगले वाले की हमारी एनर्जी हो जाएगी 4E1। दोनों को ऐड कर दो, 3E1 + 4E1 = 7E1। ऐसे हम इनको क्वेश्चनों को बढ़ाते हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को हमसे पूछता है बोसॉन की बजाय बच्चों पूछ लेता है कि फर्मियोन्स में बताएं, तो फर्मियोन्स में हम 2 चीजें ध्यान रखें कि फर्मियोन्स में अगर एक ही पार्टिकल है तो फर्मियोन्स में भी वही थ्योरी लगाते जो बोसॉन पे है। एक पार्टिकल में क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा नहीं, तो जब एक पार्टिकल पे नहीं लगेगा तो एक पार्टिकल के लिए बोसॉन और फर्मियोन का केस सेम रहेगा। उसके बाद क्या है कि अगर वो क्वेश्चंस में कहता है कि वो फर्मियोन्स हैं लेकिन हमें स्पिन कंसीडर नहीं करनी है, कई बार क्या कहता है साफ क्वेश्चन में लिख देता है कि स्पिन को हमें कंसीडर नहीं करना लेकिन फर्मियोन्स हैं, तो उस केस में 2 पार्टिकल ना भरे, एक ही क्वांटम स्टेट में केवल एक भरे। तो जैसे क्या कहा उसने, 2 पार्टिकल लिए और 2 पार्टिकल के लिए क्या कहा कि आप 2 पार्टिकल हैं फर्मियोन्स हैं लेकिन स्पिनलेस हैं, ऐसे दे देता क्वेश्चन में। तो कैसे आप लेके चलेंगे, अगर वो उसने स्पिनलेस का कह दिया, एक ही पार्टिकल को फिर एक क्वांटम स्टेट में भरेंगे। तो 2 पार्टिकल है, पहली जो स्टेट है वो हमें पता E1 है, अगली स्टेट हमें पता है पार्टिकल इन बॉक्स की 4E1 है, और नेक्स्ट स्टेट हमारी 9E1 है। ऐसी तो हमें फिल करनी है। तो क्या होगा, अगर हमारे 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों फर्मियोन है और स्पिनलेस है, तो एक यहाँ भर दें और एक यहाँ भर दें। तो आंसर ग्राउंड स्टेट अगर एनर्जी हमसे पूछता है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उस केस में E1 + 4E1 5E1 हो जाएगी। E1 की वैल्यू π² h का स्क्वायर अपॉन 2ml² होगी, x = 0 और l ले लें। अगर वो कहता है कि मिनिमम एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है और साथ साथ कहता है कि स्पिन कंसीडर करनी है, तो फिर 2 रख दें, क्योंकि 2 का रखने का मतलब होगा एक ऐसे स्पिन और एक ऐसे स्पिन, तो 2 रख दें। अगर वो स्पिन को कंसीडर करने कहता है तब आंसर हमारा 2E1 हो जाएगा। क्यों, इसी में दोनों आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ स्पिन के साथ, एक नीचे की तरफ स्पिन के साथ, ये याद रखें। फिर अगर कहता है स्पिन हमें कंसीडर करनी है, 3 पार्टिकल हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालें, तो अगर 3 कहता है और स्पिन हमें कंसीडर करनी है तो क्या करें, 2 पार्टिकलों को तो पहली स्टेट में रख दें, ऐसे भर जाएंगे, तो इनकी एनर्जी 2E1 हो जाएगी जो n = 1 में रखे जाएंगे, और एक पार्टिकल तीसरा चला जाएगा यहाँ, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 4E1। तो 3 पार्टिकल के केस में अगर स्पिन हम कंसीडर कर रहे हैं तो 6E1 हमारी एनर्जी हो जाएगी। इस तरीका से इनकी फिल करना सीख लें, फर्मियोन को भरना सीख लें, नॉन स्पिन केस में रख लें, और 3 पार्टिकल तक भरना सीख लें, 4 तक सीख लें, उसी पैटर्न से हमें चलना होगा।
अगर कहता है कि 4 हमारे पास फर्मियंस हैं और हमारी स्पिन जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो उसमें क्या करें, 4 पार्टिकल के लिए कहता है मिनिमम एनर्जी निकालें। तो क्या करें, 4 पार्टिकल के लिए 2 पार्टिकल तो इसमें रख दें और 2 पार्टिकल इसमें रख दें, एक इधर स्पिन के साथ एक स्पिन के साथ। यहाँ पे एनर्जी 2 इवन होगी इन दोनों की और इधर 8 इवन हो जाएगी, दोनों को जोड़ दें, या हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। इस तरीका से क्वेश्चनों को हैंडल करना सीख लें। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में चीज़ें आई होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि आ रहा है लगातार, ये हॉट टॉपिक रहता है, तो मुझे उचित लगा इस पर मैं थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन दे दूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कंसेप्ट जो लगातार हॉट कंसेप्ट होते हैं उन पर मेरा विशेष नज़र रहती है पेपर के लिए। मुझे पता होता है कि इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे करके जाएं, जिससे क्या हो उन्हें थोड़ा लाभ मिल सके। और पर्पज़ हमारा यही है पेपर का कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे सॉल्व हो जाए। देखो एक क्वेश्चंस में क्या देख रहा हूँ लगातार आता है, एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार मैं देखता हूँ, वो हमारा रहता है कॉम्पटेन इफेक्ट का। तो कॉम्पटेन इफेक्ट में 4-5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चंस आता है, तो इसको मैं रिवाइज कराए दे रहा हूँ। पेपर मेरे सामने है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं रखूँगा, लेकिन आपको बता दूंगा हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कॉम्पटेन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू H/m0c और 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा है स्कैटरिंग एंगल होता है और ये हमारी कॉम्पटेन वेवलेंथ कहलाती है। इसे हम कहते हैं कॉम्पटेन वेवलेंथ और इसे लैम्डा सी से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर कई बार थीटा देता है और डेल्टा लैम्डा पूछता है। डेल्टा लैम्डा होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। लैम्डा डैश तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होती है, लैम्डा जो है वो इंसिडेंट की। एक बार क्वेश्चंस जो जनरली पूछता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में जो फोटोन था शुरू में इंसिडेंट, उसकी एनर्जी Sc/λ थी। जो स्कैटर्ड फोटोन था वो एनर्जी ले गया Sc/λ डैश। तो इन दोनों का जो अंतर है वो रिकॉइल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, कई बार लैम्डा और लैम्डा डैश देता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे देता है। और यहाँ पे ये भी याद रखें कि Sc कॉमन निकाल दें और ये एक्सप्रेशन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश होगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन में क्या देखा जाता है, जैसे हमसे लैम्डा दे देगा क्वेश्चन में, लैम्डा क्वेश्चन में दे देगा, थीटा बता देगा। तो लैम्डा अगर हमें देता है, थीटा बता देता, तो ये फॉर्मूला यूज कर लें, वहाँ से लैम्डा डैश निकाल लें। लैम्डा हमें ऑलरेडी पता, लैम्डा डैश इस फॉर्मूले से रख जाएगा, इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाल लें। बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ये भी याद रखें कि कॉम्पटेन वेवलेंथ जो होती है वो H/m0c के इक्वल होती है। ये कॉम्पटेन वेवलेंथ कहलाती है और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को ये कन्फर्म करता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हॉट रहता है, इसलिए मैंने चाहा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसकी मैं रिवाइज करा दूं। कोशिश मेरी इसमें यह है वीडियो में कि जो कंसेप्ट में पेपर मेरे सामने हैं लगातार पूछे जाते रहते हैं, जिन पे क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, उन पे मैं क्वेश्चंस चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दूं। कई बार क्या करता है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर वॉल में पार्टिकल्स को ले लेता है। इसमें लगातार क्वेश्चंस में देख रहा हूँ 2 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट में इसमें डिस्कस करूँगा 2 डायमेंशनल बॉक्स के। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। 2D बॉक्स में याद रखें कि 2D बॉक्स के क्या क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है एक तो वेव फंक्शन ही, वेव फंक्शंस में याद रखें XY में √2/Lx और साइन nx πx/Lx। ये तो x डायरेक्शन में हमारा वेव फंक्शन आ जाएगा 2D बॉक्स में अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और √2/Ly साइन ny और πy/Ly। ये हमारे सॉल्यूशन है। एक तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है इसके अंदर कि जो सॉल्यूशंस होता है 2D बॉक्स में क्या है, तो आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। कई बार इसमें क्वेश्चंस में क्या कहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाता है, हमसे कहता है कि Lx की वैल्यू हमारी L है, Ly की वैल्यू कहता है Ly2 है, और कहता है कि Nx की वैल्यू सपोज क्या बोल देता है 1 है, या Ny की वैल्यू 2 है, और पूछता है इसमें एनर्जी बताइए। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेव फंक्शन में तो हम क्या करें, वेव फंक्शन पूछता है तो Lx की वैल्यू को L रख दें, Nx को यहाँ 1 रख दें, Ny को यहाँ 2 रख दें, और Ly की जगह पे Ly2 कर दें। ये हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा इस केस में। अब अगर हमसे एनर्जी पूछता है तो एनर्जी के फॉर्मूले पे चले जाएं, π² h²/2m, और यहाँ पर लिख दें एक्सप्रेशंस nx²/Lx² प्लस ny²/Ly²। यहाँ पे Lx की वैल्यू को L ले लें और Ly की वैल्यू को L/2 ले लें। तो जैसे हम इसे ऐसा कर पाएंगे तो यहाँ से देखें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
ये वैल्यू हमारी बन जाएगी यहाँ 4ny² आ जाएगा। किसके कारण आएगा ये? जब हम इसे L²/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, L² बाहर आ जाएगा। अब इसमें कहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालिए, तो क्या करें? ग्राउंड स्टेट के लिए nx और ny की वैल्यू को 1 और 1 रख दें, तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल जाएगी 5π²h²/2mL²। अगर वो अगली स्टेट के लिए कहता है, ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए हो गया, अगली स्टेट के लिए यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, ये हमारा फर्स्ट एक्साइकिल स्टेट हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चंस देखा गया है, लगातार क्वेश्चंस इस पर पूछा जाता है। इसी में ये तो हमारा रेक्टेंगुलर के लिए था। अगर स्क्वायर बॉक्स कह देता है तो स्क्वायर बॉक्स के लिए बच्चों आपको क्या करना है? Lx और Ly को इक्वल कर दें, Lx = Ly = L, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इस वैल्यू को पुट कर दें, और यहाँ से और एनर्जी का जो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वो हमारा बनेगा इस केस में π²h² L² और nx² + ny²। अब अगर इसी में ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछता है तो nx और ny की वैल्यू को 1 1 ले लें, ये एनर्जी हो जाएगी। और अगर अगली स्टेट पूछता है तो nx की वैल्यू को हम 2 और ny को 1 ले लें, या nx को 1 ले लें, ny को 2 ले लें, दोनों बार एनर्जी सेम आएगी 5π²h²/2mL²। क्योंकि nx की वैल्यू 2 और ny की वैल्यू 1 लेने पर, या nx की वैल्यू 1 लेने और ny की वैल्यू को 2 लेने पर एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आ रही है, तो डीजनरेट स्टेट कहलाती है, तो उस स्टेट में डीजनरेसी 2 होगी। तो ऐसे भी कई बार पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे वैल्यू 5 दे दी है और कहा इसकी डीजनरेसी बताएं, तो आपको क्या करना होगा? nx² + ny² की वैल्यू को 5 ले लें और nx और ny की वैल्यू रखते चले जाएं। एक बार आप 2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर करेंगे जब भी ये 5 आ जाएगा, या 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये 5 आ जाएगा। तो 2 कंडीशंस वो भी कर रही हैं, इसलिए यहाँ डीजनरेसी 2 हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस लगातार आते हैं, मैं पेपर मेरे सामने हैं, उसी से मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब पार्टिकल को फिल कराता है इन बॉक्सों में, तो आप पार्टिकल को फिल करना शुरू करें, पार्टिकल को उसी तरीका से रखें कि जैसे सपोज किया वो कहता है, एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ कि 4 पार्टिकलें ईच साइड 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स में हैं, और कहता है कि जो हमारी एक स्टेट है वो एक पार्टिकल से ऑक्यूपाई की जाती है। तो पूछता है कि आप बताएं कि जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा है कि जो एनर्जी होगी मिनिमम वो क्या होगी। तो पहले क्या करें कि जो हमें करना है फॉर्मूला ले लें 2 डायमेंशनल स्क्वायर वॉल का, और 4 पार्टिकल जैसे मैंने फिल करने सिखाए थे उस हिसाब से उन्हें फिल करें, फिर उनकी एनर्जी निकाल दें। तो यहाँ से क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, और खासतौर से ऐसे टॉपिक्स पर मेरा फोकस है जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है। एक फार्मूला जो हमारे 2-3 फार्मूले और उन पर थोड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूँ। अगर 3D में भी पूछ लेता, 3D बॉक्स में पूछ लेता, मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में है, तो उसी पैटर्न से सॉल्व कर लेना, जो हमारा 1 से 2D हमने किया था उसे 2 से 3 में बदल लेना। तो यहाँ से क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जैसे पूछ रहा होता है, तो इसमें क्वेश्चंस में देख रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें कि hν जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। hν जो फोटोन होता है वो वर्क फंक्शन में उसकी एनर्जी खर्च होती है, और बाकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाती है। तो इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे यहाँ क्या करता है, hν की जगह पर c/λ, और वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है hc/λ0। ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, μ0 की वैल्यू जो होती है वो c/λ0 होती है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और यहाँ से +12 mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे क्या कहता है, इस λ0 को दे देगा, लैम्डा दे देगा, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पूछ लेता है। साथ साथ हमसे क्या कहता है, लैम्डा और λ0 देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेता है। तो 12 mv² जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल कर दें, तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। तो यहाँ से 12 mv² मैक्सिमम कैलकुलेट करें पहले इस फॉर्मूले को लगा के, और फिर उसे E × Vs के बराबर कर दें। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Vs हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इस पर बेस क्वेश्चन में देख रहा हूँ पेपर में, पेपर मेरे सामने है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जब भी आपको डिस्कस करना आता हूँ तो पेपर मेरे सामने इसलिए रहता है क्योंकि मैं पेपर को सामने रख के उसी के आसपास की चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चंस है वो हमारे क्या क्या आ रहे हैं और उन्हें किस तरीक़ा से हमें हैंडल करना है। ये क्वेश्चन तो हमारा सदा ही हॉट बना रहता है, क्वेश्चंस में जो देख रहा हूँ। इस कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट करे देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसे मैं कहूँगा, और कॉम्पिटिटिव दुनिया में लगातार ये क्वेश्चंस पूछता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, कहता है क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है
लगातार इस पे क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चंस में वेव फंक्शन दे रखा है साई इक्वल टू 1/√5 और वैल्यू दे रखी है साई नॉट प्लस 2/√5 और वैल्यू दे रखी है साई 1। क्या कहता है कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है यहाँ पे और ये हमारा एक्साइटिक स्टेट का फंक्शन है। क्या कहता है एक्सपेक्टेशन ई निकालें। मैं क्या कहूँगा कि आप एक्सपेक्टेशन ई के साथ साथ एक्सपेक्टेशन टी भी निकालें, एक्सपेक्टेशन वी भी निकालें, इसका साई एक्स टी भी बनाएं, जिससे क्या हो कि आप और भी चीज़ें अगर निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल पाएँ वो मैं सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम यहाँ इस स्टेज के बराबर में होता है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे प्रायिकता बताता है इसका स्क्वायर, तो 1/4 प्रायिकता तो यहाँ होगी, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्रायिकता यहाँ शो करेगा तो 4/5 यहाँ होगी, तो 1/5 और 4/5 आ गया तो नेट प्रायिकता 1 हो गई, तो इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड है। तो उसके बाद क्या करें कि एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू को किसके इक्वल कर दें, P0 E0 प्लस P1 E1 ये कर दें तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला आप कहाँ से ले आए बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है En = n + ½ h/ω। अब मैं पूरे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा। E0 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू को 0 ले लें, ½ h एनर्जी यहाँ रख दें और P0 की वैल्यू को 1/5 रख दें, P1 की वैल्यू को 4/5 और E1 की वैल्यू यहाँ से ले लें, फिर n + ½ h/ω से n को 1 रख के यहाँ E1 निकाल लें, वो हमारी 3/2 h/ω होगी। चारों वैल्यू को रख के एक्सपेक्टेशन ही निकाल लें। तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन वी मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन सदा सेम होता है और ये वैल्यू जो होती है वो एक्सपेक्टेशन E/2 के इक्वल होती है। तो अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछता काइनेटिक एनर्जी की औसत वैल्यू बताइए, पोटेंशियल एनर्जी की औसत वैल्यू बताइए, तो दोनों को बराबर लिखते और एनर्जी इससे निकालिए उसका आधा कर देते, तो ये हमारी दोनों वैल्यू ये निकल जाती हैं। और ये हमारा केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लगता है। अगर इसे ही वो पूछता है टी और वी में हमें रिजल्ट बताना है तो ये भी याद रखें कि अगर हमारा VR प्रोपोर्शनल टू R की पावर n है, V यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये भी याद रखें कि एक्सपेक्टेशन T अपॉन एक्सपेक्टेशन V की जो वैल्यू होती है वो हमारी n/2 होती है। क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर में n की वैल्यू 2 होती है तो n को जैसे हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2/2 ये 1 हो जाएगा, तो T और V, T है काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेशन है, V पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पर क्वेश्चन देखा जाता है। अगर ये साई XT हमसे बनवाता है, यहाँ पे इसको साई XT बनवाना चाहता है तो यहाँ पे XT अगर ले लेता है तो यहाँ e की पावर -i E0 T/h कट कर देना और यहाँ पे e की पावर -i E1 T/h कट कर देना और E0 और E1 की वैल्यू यहाँ से ले लेना इस फॉर्मूले से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 4 चीज़ निकलवा दी एक ही क्वेश्चन से। तो इस तरीका से आप कंसेप्टों को सीखें। यहाँ ये भी याद रखें कि जो हमारा जब VR की वैल्यू हाइड्रोजन आइटम में 1/r होती है तो इसमें हमारे लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होती हैं। एक ये होती है कि यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें तो n की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर जैसे ही n की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 एक्सपेक्टेशन T प्लस एक्सपेक्टेशन V जो 0 होता है। तो ये याद रखें कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स के अधीन T और V में रिलेशन ये होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस में देखता हूँ लगातार आते हैं। हाइड्रोजन की एनर्जी हमें पता ही होनी चाहिए, -13.6 J²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। साथ साथ ये याद रखें कि V जब 0 होता है पोटेंशियल तो सोल्यूशन साइनसॉइडल होता है। ये याद रखें कि जब V जो हमारा 1/r का फंक्शन होता है तो हाइड्रोजन एटम का केस होता है, 2 एक्सपेक्टेशन T प्लस एक्सपेक्टेशन V 0 होती है। तो काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं ले रहा था। मुझे उम्मीद है कि सब काफ़ी यूजफुल थी और आपको निश्चित तौर से आपके कंसेप्टों को आपके रिवीजन में फ़ायदा देंगी। तो आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप नीचे मार्क करेंगे तो मैं कुछ और क्वेश्चंस क्वांटम में भी और आगे बाकी के पेपरों में भी आगे अपलोड करूंगा। तो आप बार करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको लास्ट टाइम पे इससे कितना बेनिफिट आपको नज़र आता है। तो अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है ऐसी वीडियो की तो ज़रूर निश्चित तौर से मार्क करें। मैं कुछ वीडियो चाहता हूँ कि IIT JEM के स्टूडेंट को दूँ क्योंकि उन्होंने लगातार डिमांड की थी। अभी मेरा ध्यान गेट पर था क्योंकि गेट का एग्ज़ाम था तो उनके लिए मैं काम कर रहा था। अब सोच रहा हूँ इस वीक में IIT JEM के स्टूडेंट के लिए कुछ काम करता रहूँ। तो अगर लगता है आपको कि ये बेनिफिशियल हैं, ये रिवीजन वीडियो आपके लिए लाभ देंगे तो आप शालीनता के साथ मार्क करें, मैं आगे अपलोड करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।